ऑलराइट गाइस, सो फाइनली आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। एंड इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक वेब सर्वर विद ESP8266 NodeMCU। एंड हम इस पे फाइल सिस्टम का भी यूज़ करेंगे ताकि वेब सर्वर फाइल्स को डायरेक्टरीज के साथ बेटर ऑर्गेनाइज कर पाए। एंड इस पर हम GPIO स्टेट्स को भी फाइल सिस्टम पे स्टोर करेंगे ताकि पावर कट के बाद GPIOs रीसेट ना हो। पहले हम GPIO स्टेट्स को स्टोर करने के लिए प्रेफरेंस लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे थे, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो इस वेब सर्वर के थ्रू आप 4 GPIO पिंस को कंट्रोल कर सकते हो एंड फर्दर आप न्यू पिंस को भी ऐड कर सकते हो कोड्स पे मॉडिफिकेशन करके। एंड GPIO पिंस पे आप LED या फिर रिले मॉड्यूल्स कनेक्ट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। सो मैंने एक 4 चैनल रिले मॉड्यूल कनेक्ट कर रखा है एंड रिले मॉड्यूल के साथ मैंने 4 AC बल्ब्स को कनेक्ट कर रखा है। एंड वीडियो में आप देख पा रहे हो मैं वेब इंटरफेस के थ्रू बहुत ही स्मूथली बल्ब्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि इजीली आप लोग समझ पाओ एंड खुद के लिए एक वेब सर्वर बना पाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सर्किट डायग्राम, देन हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें फाइल सिस्टम पे फाइल्स को स्टोर करना है, देन हम मूव करेंगे कोडिंग पार्ट पे। सो सर्किट डायग्राम बहुत ही सिंपल है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो मैंने NodeMCU के साथ एक 4 चैनल 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल कनेक्ट कर रखा है एंड डिजिटल पिन मैंने यूज किया है D0, D4, D5 एंड D8। सो NodeMCU D0 पिन को मैंने कनेक्ट कर रखा है रिले मॉड्यूल इन 1 पिन के साथ, D4 पिन को कनेक्ट कर रखा है रिले मॉड्यूल इन 2 पिन के साथ एंड D5 पिन को कनेक्ट कर रखा है रिले मॉड्यूल इन 3 पिन के साथ एंड D8 पिन को कनेक्ट कर रखा है रिले मॉड्यूल इन 4 पिन के साथ। रिले मॉड्यूल VCC पिन को कनेक्ट कर रखा है NodeMCU V इन पिन के साथ एंड रिले मॉड्यूल ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर रखा है NodeMCU ग्राउंड पिन के साथ। सो सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, इसमें ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है ही नहीं। सो अभी चलते हैं Arduino IDE पे एंड देखते हैं कि फाइल सिस्टम पे हमें वेब सर्वर फाइल्स को कैसे अपलोड करना है। सो ये है वो Arduino स्केच जिसको हमें NodeMCU पे अपलोड करना है, बट इस पे HTML CSS कोड इंक्लूड नहीं है। सो HTML CSS के लिए मैंने सेपरेट फाइल बना कर रखा है। सो स्केच फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो मैंने डेटा नाम का एक डायरेक्टरी बना कर रखा है। सो इस डेटा डायरेक्टरी के अंदर मैंने रखा है HTML CSS फाइल्स जिसको हमें NodeMCU फाइल सिस्टम पे अपलोड करना है। सो जो भी फाइल्स आप NodeMCU फाइल सिस्टम पे अपलोड करते हो उसको स्केच फोल्डर के अंदर डेटा फोल्डर के अंदर रखना पड़ता है। सो NodeMCU फाइल सिस्टम पे हम Arduino IDE के थ्रू डायरेक्टली फाइल्स अपलोड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें Arduino IDE पे एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। सो टूल्स पे आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो ESP8266 LittleFS डेटा अपलोड, ये एक ऑप्शन है मेरे पास। सो बेसिकली ये एक प्लगइन है जिसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है। सो अभी देख लेते हैं इस प्लगइन को हमें किस तरीके से इंस्टॉल करना है Arduino IDE पे। सो डिस्क्रिप्शन पे आपको ये GitHub लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपली इस लिंक पे जाना होगा एंड एसेट्स पे ये जो आप देख रहे हो ESP8266 LittleFS zip फाइल, सो इस zip फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर आपको जाना होगा एंड ये जो आप देख रहे हो ESP8266 LittleFS डायरेक्टरी, सो इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना होगा एंड उसके बाद आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर एंड इस पर आपको Arduino फोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर को ओपन कर लेना होगा एंड अगर आपके केस में इस फोल्डर के अंदर आपको टूल्स नाम का कोई भी फोल्डर नहीं मिलता है तब आपको टूल्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेना होगा एंड अगर ऑलरेडी टूल्स फोल्डर है तो आपको उस फोल्डर के अंदर इस फाइल को पेस्ट कर देना है। सो मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है। पेस्ट करने के बाद आपको Arduino IDE को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है एंड रीस्टार्ट करने के बाद आपको टूल्स पे आना है एंड टूल्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ESP8266 LittleFS डेटा अपलोड प्लगइन। सो अगर आपको फाइल्स अपलोड करना है NodeMCU फाइल सिस्टम पे तो उसके लिए आपको आना होगा स्केच फोल्डर के अंदर एंड स्केच फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना होगा डेटा नाम से एंड जो भी फाइल आपको अपलोड करना है NodeMCU फाइल सिस्टम पे उन फाइल्स को आपको इस डेटा फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डेटा फोल्डर के अंदर HTML एंड CSS फाइल्स को रखा हुआ है एंड फाइल्स को डेटा फोल्डर पे रखने के बाद आपको Arduino IDE पे टूल्स पे आना है एंड पोर्ट सिलेक्ट कर लेना है एंड पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है ESP8266 LittleFS डेटा अपलोड पे एंड क्लिक करते ही फाइल अपलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हार्डली 5-6 सेकंड्स के अंदर ये फाइल्स NodeMCU फाइल सिस्टम पे अपलोड हो जाएगा। सो NodeMCU फ्लैश मेमोरी पे HTML CSS कोड्स अपलोड हो चुका है एंड अभी हमें अपलोड करना है एक्चुअल Arduino कोड। सो Arduino कोड को अपलोड करने का आपको पता ही होगा, टूल्स पे जाके आपको पोर्ट सिलेक्ट करना है, बोर्ड सिलेक्ट करना है, देन आप इस कोड को अपलोड कर सकते हो। सो कोड अपलोड होने देते हैं एंड हम लोग समझ लेते हैं इस Arduino कोड को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर रखा है, देन मैंने पिन्स डिफाइन कर रखा है एंड नेक्स्ट वाईफाई SSID एंड पासवर्ड सेट कर रखा है एंड नेक्स्ट लाइन पे ESP8266 वेब सर्वर के लिए एक सर्वर नाम से इंस्टेंस बना लिया है जिसको हम आगे प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं एंड नेक्स्ट GPIO स्टेट्स को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स बना लिया है एंड इनिशियल वैल्यू रखा है फॉल्स एंड इनसाइड वॉइस सेटअप फंक्शन सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करा दिया है। बॉड रेट रखा है 115200 एंड जो भी पिन्स हम इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें पिन मोड सेट करना होगा। सो पिन मोड यहाँ पे हमें सेट करना है आउटपुट एंड नेक्स्ट लाइन पे वाईफाई SSID एंड पासवर्ड्स को यूज़ करके एक सॉफ्ट API क्रिएट कर लिया है। सो सॉफ्ट API क्रिएट करने के लिए हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है सॉफ्ट API। ये वाईफाई लाइब्रेरी का एक फंक्शन है, इसको हमें पैरामीटर देना पड़ता है वाईफाई SSID एंड पासवर्ड। सो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद NodeMCU एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर देगा जिस पे हमें कनेक्ट करना होगा एंड कनेक्ट करने के बाद हम वेब सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे।
सो सॉफ्ट आईपी क्रिएट करने के बाद अभी हमें चाहिए होगा आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस टाइप का मैंने एक वेरिएबल बना लिया है माई आईपी। देन सॉफ्ट आईपी नाम का एक वाईफाई लाइब्रेरी का फंक्शन है जो कि हमें आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। सो आईपी एड्रेस को गेट करके माई आईपी वेरिएबल पे स्टोर करा दिया है एंड उसके बाद माई आईपी वेरिएबल को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा दिया है। एंड नेक्स्ट लाइन पे लिटिल एफएस डॉट बिगिन, लिटिल एफएस को इनिशियलाइज करा दिया है, फाइल सिस्टम को इनिशियलाइज करा दिया है। एंड अभी जो ये पीस ऑफ कोड आप देख रहे हो, बेसिकली यहाँ पे मैंने रूट सेट कर रखा है। जो भी एक्शन हम वेब सर्वर पे परफॉर्म करेंगे सबके लिए हमें रूट सेट करना होगा। सो ऊपर हमने ESP8266 वेब सर्वर के लिए एक इंस्टेंस डिफाइन कर रखा था जो कि है सर्वर, जिसको हम अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ऑन मेथड का हमें यूज़ करना है एंड हमें रूट सेट करना है। यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर पास करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो रूट URL है उसको पास करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल कोट के अंदर मैंने स्लैश पास कर रखा है क्योंकि ये रूट URL है। एंड HTTP गेट रिक्वेस्ट हमें करना है। उसके बाद एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रखा है, पास कर रखा है, जो कि है हैंडल रूट। एंड हैंडल रूट फंक्शन को नीचे डिफाइन कर रखा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉइड हैंडल रूट। सो हैंडल रूट फंक्शन के अंदर फाइल क्लास का एक वेरिएबल बना लिया है फाइल एंड लिटिल एफएस डॉट ओपन। सो बेसिकली ओपन फंक्शन जो है ये लिटिल एफएस लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। सो फाइल ओपन हमें करना है index.html फाइल, जो कि हमारा लैंडिंग पेज होने वाला है। सो जो भी फाइल हमें ओपन करना है उसको हमें यहाँ पे पास करना है। एंड नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें देना है वो है एक्सेस मोड, मतलब हम जो फाइल ओपन कर रहे हैं उसको हम किस काम के लिए ओपन कर रहे हैं। सो हमें रीड करना है फाइल को, तो यहाँ पे मैंने R मोड का यूज़ किया है। एंड उसके बाद एरर हैंडलिंग के लिए एक इफ स्टेटमेंट लिया है। सो कंडीशन रखा है नॉट फाइल। सो यहाँ पे फाइल के आगे मैंने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। सो बेसिकली अगर फाइल सिस्टम पे फाइल नहीं मिलता है तो ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। सो सर्वर डॉट सेंड मेथड का हमें यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर रखा है। सो फर्स्ट पैरामीटर जो है ये है रेस्पॉन्स कोड। सो 404 जो रेस्पॉन्स कोड है ये एरर को डिनोट करता है। एंड नेक्स्ट पैरामीटर हमें पास करना होगा कंटेंट टाइप। सो बेसिकली किस टाइप का कंटेंट हम क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। सो हम प्लेन टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं क्लाइंट को। एंड लास्ट पैरामीटर जो पास कर रखा है वो है एक टेक्स्ट, जो कि मैंने डबल कोट के अंदर रखा है फाइल नॉट फाउंड एंड देन रिटर्न। एंड अगर फाइल सिस्टम को फाइल मिल जाता है तो ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड देन हमें एक्चुअल HTML फाइल को सर्वर पे शो कराना है। सो सर्वर डॉट स्ट्रीम फाइल, एंड स्ट्रीम फाइल को हमें 2 पैरामीटर देना है। एक है फाइल ऑब्जेक्ट जिस पे हमने फाइल को रीड करके असाइन करा दिया था, एंड नेक्स्ट है कंटेंट टाइप। सो हमें HTML फाइल वेब सर्वर पर शो कराना है तो उसके लिए हमें उस फाइल का टाइप यहाँ पे मेंशन करना है। सो text/html एंड देन अगेन फाइल क्लोज। एंड सेम उसी तरीके से CSS फाइल के लिए भी रूट सेट करना है। सो सर्वर डॉट ऑन एंड डबल कोट के अंदर मैंने रखा है /style.css एंड HTTP गेट रिक्वेस्ट एंड एक फंक्शन को यहाँ पे पास कर रखा है। एंड इस फंक्शन को भी नीचे डिफाइन कर रखा है। सो ये है वो फंक्शन, सिमिलर टाइप का फंक्शन है। सो हैंडल CSS फंक्शन भी हैंडल रूट फंक्शन की तरह ही काम करता है, बट यहाँ पे हमें फाइल रीड करना होगा style.css। सो यहाँ पे style.css फाइल को ओपन करके फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट फाइल पे असाइन करा दिया है। एंड अगर फाइल सिस्टम पे फाइल नहीं मिल रहा है तो उस केस में इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके एरर हैंडल कर रखा है। एंड इन केस फाइल मिल जाता है तो उस केस में हमें फाइल को CSS फाइल को वेब सर्वर पे प्रेजेंट करना है। तो सर्वर डॉट स्ट्रीम फाइल एंड फाइल ऑब्जेक्ट को पास करना है एंड फाइल टाइप को भी हमें यहाँ पे पास कर देना है। एंड उसके बाद फाइल क्लोज। सो हैंडल रूट एंड हैंडल CSS फंक्शन काफ़ी हद तक सिमिलर है। हैंडल रूट फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा index.html फाइल को प्रेजेंट करने के लिए वेब सर्वर पे, एंड हैंडल CSS फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा style.css को प्रेजेंट करने के लिए वेब सर्वर पे। एंड अभी हम जो एक्चुअल इंटरेक्शन करेंगे वेब सर्वर पे उसके लिए हमें रूट सेट करना होगा। लाइक चारों LEDs या फिर रिले पिन्स के लिए हमें रूट सेट करना होगा। सो सेम उसी तरीके से ऑन मेथड का यूज़ करना है, आगे सर्वर डॉट लगाना है एंड इस पर हमें रूट सेट करना होगा LED ऑन करने के लिए। सो रूट में रखा है /LED1 = ऑन एंड HTTP गेट रिक्वेस्ट हमें करना है। एंड इस पर मैंने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज़ किया है। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होगा लैम्डा फंक्शन के लिए। एंड इस फंक्शन के अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल LED स्टेट को चेंज करना है। सो हम LED ऑन कर रहे हैं तो हमें LED का स्टेट भी चेंज करना पड़ेगा। सो ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो LED स्टेट्स इनिशियली फॉल्स रखा था। सो LED ऑन करने से LED स्टेट को भी हमें चेंज करना है। सो LED स्टेट को रखा है ट्रू एंड नेक्स्ट डिजिटल राइट LED1 पिन हाई। सो LED ऑन करने के बाद क्लाइंट को रेस्पॉन्स भी सेंड करना है। सो सर्वर डॉट सेंड एंड इस पर रेस्पॉन्स कोड हम यूज़ कर रहे हैं 200 क्योंकि 200 डिनोट करता है ओके, मतलब सक्सेस रिस्पॉन्स को डिनोट करता है। एंड कंटेंट टाइप पास करना है text/plain एंड सिंपली यहाँ पे पास कर रखा है LED1 ऑन। एंड यहाँ पे एक फंक्शन भी कॉल कर रखा है सेफ GPIO स्टेट। सो इस फंक्शन का हम बाद में देखते हैं। अभी देखते हैं हमें LED ऑफ करने के लिए क्या करना होगा। सो यहाँ पे सिंगल लाइन पे मैंने कोड कर रखा है बट दोनों चीज़ सेम ही है। सेम उसी तरीके से सर्वर ऑन एंड देन इस पर हमें रूट सेट करना है LED ऑफ करने के लिए। सो रूट रखा है LED1 = ऑफ। HTTP गेट रिक्वेस्ट करना है। लैम्डा फंक्शन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया है एंड फंक्शन के अंदर LED स्टेट को चेंज करना है। इस पर अगेन हमें ट्रू स्टेट को फॉल्स करना है क्योंकि हम इस पर ऑफ कर रहे हैं LED को। एंड अगेन डिजिटल राइट LED1 पिन लो क्योंकि हमें LED को ऑफ करना है।
ऑफ करने के बाद क्लाइंट को रिस्पॉन्स भी सेंड करना है। सो सर्वर डॉट सेंड एंड रिस्पॉन्स कोड यूज़ किया है 200 एंड प्लेन टेक्स्ट एंड LED1 ऑफ। एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो सेव GPIO स्टेट को मैंने कॉल कर रखा है। सो जो भी एक्शन हम वेब सर्वर पे परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक एक्शन पे हमें सेव GPIO स्टेट फंक्शन को कॉल करना है। एंड बाकी सिमिलर है, LED2 को ऑन किया है एंड LED2 को ऑफ कर रखा है। एंड अगेन LED3 को ऑन कर रखा है, LED3 को ऑफ कर रखा है। उसी तरीके से LED4 को भी ऑन कर रखा है एंड LED4 को ऑफ भी कर रखा है। सो इस तरीके से सारे LEDs या फिर रिले पिन्स के लिए हमें रूट सेट करना होगा। एंड उसके बाद सर्वर डॉट बिगिन सर्वर को स्टार्ट करा दिया है। सो ये जो सेव GPIO स्टेट है जिसको हम कॉल कर रहे हैं हर एक एक्शन परफॉर्म करने पे, सो इसको अभी हम समझ लेते हैं। सो सेव GPIO स्टेट फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। सो ये जो सेव GPIO स्टेट फंक्शन है ये बेसिकली LED स्टेट्स को फ्लैश मेमोरी पे अपडेट कर देगा। सो 128 बाइट का एक जेसन डॉक एलोकेट कर लिया है एंड स्टेट्स वेरिएबल को इस जेसन डॉक पे असाइन कर दिया है। सो फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है फाइल नाम से एंड इस पर हमें एक फाइल ओपन करना है GPIO state.txt एंड हमें इस पर फाइल ओपन करना है राइट करने के लिए। सो उसके लिए मोड यहाँ पे यूज़ किया है W। अब इसको अगर सेव GPIO state.txt नाम का कोई भी फाइल सिस्टम पर नहीं मिल रहा है तो खुद से एक फाइल क्रिएट कर लेगा एंड उस फाइल को ओपन करेगा राइट करने के लिए। एंड इफ स्टेटमेंट के अंदर सीरियलाइज जेसन एंड पैरामीटर दे रखा है डॉक एंड फाइल। सो हमने जो जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था डॉक नाम से, उस डॉक ऑब्जेक्ट पे अभी स्टेट वेरिएबल का डेटा होगा, उस डेटा को हमें इस फाइल पे, इस ओपन फाइल पे राइट करना है। सो सीरियलाइज जेसन फंक्शन वो काम कर देगा। एंड नेक्स्ट फाइल डॉट क्लोज, सो फाइल को क्लोज कर रखा है। सो इस तरीके से सेव GPIO स्टेट फंक्शन LED स्टेट को जेसन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके GPIO state.txt फाइल पे राइट कर देगा। एंड उसके बाद मैंने कॉल कर रखा है लोड GPIO स्टेट फंक्शन। सो लोड GPIO स्टेट फंक्शन को भी नीचे डिफाइन कर रखा है। सो लोड GPIO स्टेट फंक्शन के अंदर एक फाइल क्लास का एक फाइल ऑब्जेक्ट बना लिया है एंड इस पर हमें फाइल ओपन करना है GPIO state.txt। जो सेव GPIO स्टेट जो फाइल क्रिएट करता है, राइट करता है, उस फाइल को हमें इस बार रीड करने के लिए ओपन करना है। सो R मोड का यूज़ किया है एंड एक इफ स्टेटमेंट लिया है। अगेन एक 128 बाइट का जेसन डॉक एलोकेट कर लिया है। सेव GPIO स्टेट फंक्शन के अंदर हमने सीरियलाइज जेसन फंक्शन का यूज़ किया था जेसन डॉक्यूमेंट को फाइल पे राइट करने के लिए एंड इस पर हमें यूज़ करना है डीसीरियलाइज जेसन। सो फाइल पे जो स्टेट वेरिएबल का डेटा होगा उसको जेसन फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर लेगा। एंड डीसीरियलाइजेशन एरर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है एरर, जेसन को डीसीरियलाइज करके इस वेरिएबल पे असाइन करा दिया है। एंड उसके बाद फाइल क्लोज एंड एक इफ स्टेटमेंट लिया है, कंडीशन रखा है नॉट एरर। एंड अभी जेसन डॉक पे जो भी डेटा होगा उस डेटा को यूज़ करके हमें स्टेट वेरिएबल को अपडेट करना है। सो मान लो अगर पावर कट से पहले आपका LED1 या फिर रिले पिन 1 ऑन था एंड LED4 या फिर रिले पिन 4 ऑन था एंड LED2 एंड LED3 ऑफ था, तब ये पीसीएफ कोड रन होने के बाद LED1 स्टेट का वैल्यू हो जाएगा ट्रू एंड LED4 स्टेट वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा ट्रू। तो अगर पावर कट होने से पहले LED1 आपका ऑन रहता है या LED2 ऑफ रहता है तो ये जो पीस ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेट वेरिएबल LED1 का वैल्यू हो जाएगा ट्रू एंड LED2 स्टेट वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। सेम उसी तरीके से बाकी दो स्टेट वेरिएबल का वैल्यू भी अपडेट हो जाएगा एंड उस अपडेटेड वैल्यू को यूज़ करके हमें LED को ऑन या ऑफ कराना है। सो डिजिटल फंक्शन के साथ पिंस के साथ यहाँ पे स्टेट वेरिएबल को पास कर रखा है। सो LED1 स्टेट वेरिएबल का वैल्यू अगर ट्रू रहता है तो उस केस पे LED1 पिन ऑन हो जाएगा, हाई हो जाएगा। LED2 स्टेट वेरिएबल का वैल्यू अगर फॉल्स रहता है तब LED2 पिन लो रहेगा। सो इस तरीके से लोड GPIO स्टेट फंक्शन काम करेगा एंड लोड GPIO स्टेट फंक्शन को वॉइड लूप पे एंड वॉइड सेटअप पे कॉल करा रखा है। सो पावर कट होने के बाद लोड GPIO स्टेट फंक्शन अपना काम कर देगा और आपका LED या फिर रिले पिन जिस स्टेट पे भी रहेगा उस स्टेट पे उसको रिस्टोर कर देगा। सो ये हो गया मेन आर्डिनो स्केच एंड अभी देख लेते हैं HTML एंड CSS कोड्स को। सो यूज़र इंटरेक्ट करने के लिए HTML को यूज़ करके मैंने 8 बटन्स बना रखा है ऑन ऑफ करने के लिए LEDs को या फिर रिले पिन्स को एंड एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन बना रखा है यूज़र को LED या फिर रिले पिन का ऑन ऑफ स्टेटस इंडिकेट करने के लिए एंड इस पेज को स्टाइल देने के लिए मैंने कुछ CSS का भी यूज़ कर रखा है। सो कोड्स ऑलरेडी NodeMCU पे अपलोड हो चुका है एंड अभी सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट को एंड उसके बाद प्रोजेक्ट को टेस्ट करके देखते हैं। सो वेब सर्वर नाम से एक वाईफाई SSID आपको देखने को मिलेगा, सिंपली आपको उस पर कनेक्ट कर लेना है। तो SSID को आप चेंज भी कर सकते हो। सो कनेक्ट करने के बाद ब्राउजर पे जाके आपको 192.168.4.1 इस IP पे आपको जाना होगा, जिसको आप सीरियल मॉनिटर पर भी देख सकते हो। सो इस एड्रेस पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक UI आ जाएगा जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो वेब सर्वर पे एंड कनेक्टेड LEDs या फिर रिले पिन्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप कोई भी इशू फेस करते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे।